Hello, good evening students. Welcome to my channel TES Teacher Education Hub. मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह है अपचयन का टॉपिक चल रहा है। उपचयन और उपचयन क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे इसमें। तो ये अपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ये पहला पॉइंट है अपचयन का। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ये दूसरा पॉइंट है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो अपचयन होता है। जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। उपचयन ऊष्मा की प्रेजेंस में Cu प्लस H2O बन जाता है। तो ये उपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। वो तो होता है उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वो होता है अपचयन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो इसमें अपचयन भी है और उपचयन भी है, इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। इसलिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन को उपचयन और उपचयन दोनों की अभिक्रिया माना जाता है। CuO प्लस H2 ऊष्मा के द्वारा प्रेजेंस में Cu प्लस H2O उपचयन और अपचयन दोनों है। ठीक है। तो उपचयन क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो तो है उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो है अपचयन। ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी तो हाइड्रोजन की कमी होगी। तो हो जाएगा उपचयन और अपचयन। ये रहा CuO प्लस Cu+H2 इसमें उपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हैं। आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स Cu प्लस H2O। सिंपल, ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। संचारण, ये है आपके एग्जाम्पल। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया गया। संचारण क्या होता है, जंग लगना। जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो, संचारित हो जाता है, मतलब जंग लग जाती है। कोई भी धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आएगी तो संचारित हो जाएगी। जैसे कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के उदाहरण हैं। ये सत लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संचारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होती है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जो भी होती है, अगर उसमें एयर जाएगी, तेलीय पदार्थ में अगर हवा चली जाती है तो कैसे हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जिससे इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब जैसे कि हम ऑयल लाते हैं घर में, ऑयल में अगर हवा लगती है तो उसमें एक वो जंग तो नहीं लगती उसमें, खाद्य पदार्थ के आगे कोई सोयाबीन का तेल है या फिर सरसों का तेल है या आंवला का तेल है, तो उसकी शीशी पर बाहर वायु के संपर्क में आने पर उसमें गंध जम जाती है, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है। विकृत गंधिता रोकने के उपाय। विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या क्या हैं, देखिए। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। प्रश्नावली आ गई है, देखते हैं। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा। तो ये 4 हैं विकृत गंधिता रोकने के उपाय। प्रश्नावली आइए, प्रश्न देखते हैं। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में 15 मिनट के लिए डुबोया जाता है तो लोहे के कील और कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहे की कील के रंग में परिवर्तन हो जाता है। ये हमने ये
प्रैक्टिकल किया था। ये वाला तो क्या होता है, इसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। लोहे की कील पर क्या होता है, भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। वही मैंने Fe+USO4 वाला एग्जाम्पल बताया था आपको, वही है। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की ब्लेंड में डालते हैं तो लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, रंग में ये परिवर्तन आता है इसके। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या है, बर्फ सॉलिड होती है और ये पिघलकर लिक्विड अवस्था में आ जाती है, तो ये बन जाता है H2O, लिक्विड। ठीक है। दूध का दही में बदलना, ये हो जाता है जमना। तो जमने को क्या बोलते हैं, दूध का दही में बदलना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो दूध का दही में बदलना है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को, क्योंकि उसमें ऊर्जा निकलती है। जब जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे सांस लेने से एनर्जी निकलती भी है और एनर्जी हम लेते, बाहर से गैस लेते हैं और एक गैस रिलीज़ करते हैं, तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हम ऊष्मा लेते भी, इसमें हम एनर्जी लेते हैं और पास भी करते हैं, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊष्मा को निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे O2 लेते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है। वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, इसलिए बर्तन की चमक चली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है, उसमें कॉपर सल्फेट जो होता है वो वायु के संपर्क में आता है तो कॉपर का रिप्लेसमेंट हो जाता है और बर्तन की चमक चली जाती है और भूरे रंग की परत जम जाती है। आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। आलू चिप्स के पैकेट पर नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि हवा जाने से आलू के चिप्स खराब हो जाते हैं और ऑक्सीजन और उसमें उपचयन और उपचयन की अभिक्रिया हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन गई और ऑक्सीजन अगर जाएगी और बाहर से कोई भी गैस आएगी तो वो आलू के चिप्स जो पैकेट में बंद है वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे इसमें ऑक्सीजन और किसी का भी इफेक्ट ना पड़े, जिससे नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाती है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में इसलिए भंडारित किया जाता है क्योंकि इसमें भी रिप्लेसमेंट की रिएक्शन हो जाती है, इसमें अभिक्रिया हो जाती है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग चेंज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद रंग में होता है, तो उसको काले रंग की बोतल में, इसलिए काले रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है, क्योंकि इससे उसका कलर चेंज ना हो जाए। क्योंकि सिल्वर है, सिल्वर का रंग सफ़ेद होता है, तो हवा की प्रेजेंस में उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, इसलिए रखा जाता है गहरे रंग की बोतल में। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी, वही AgCl और AgBr2 और AgBr2 की अभिक्रिया द्वितीय विस्थापन की अभिक्रिया होती है। N2+3H2 2NH3 रासायनिक अभिक्रिया पहचानिए। ये कैसी अभिक्रिया है, N2+3H2, इट गिव्स 2NH3। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो परमाणु और अणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया। 2NH3 को बोलते हैं अमोनिया। यह है संयोजन अभिक्रिया। गर्मियों, नवा क्वेश्चन है, गर्मियों में दूध को कक्ष ताप पर रखने पर क्या होता है। गर्मियों में दूध को कक्ष ताप पर रखने पर दूध फट भी सकता है, इसलिए उसको ये उबालना चाहिए या फिर उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना चाहिए, या तो उसका तापमान उसके दूध का कमरे से कम या ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि दूध को या तो टाइम टू टाइम उबालते रहो या फिर उसे ठंडा रहने के लिए फ्रिज में रख दो, जिससे दूध खराब ना हो। 10वां क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके क्या होता है। बिना बुझा चूना जल से अभिक्रिया करेगा तो बिना बुझा चूना का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये जल से अभिक्रिया करेगा प्लस H2O, इट गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझा हुआ चूना हो जाता है वो। अगर पानी मिलेगा तो बुझा हुआ चूना बन जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इट गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब आ रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए
जो ऊष्माक्षेपी भी हो। संयोजन अभिक्रिया, इसमें अभी क्वेश्चन में आ गया था एक N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3, N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, समीकरण लिखिए। और एक ऊष्माक्षेपी भी बतानी है, तो ऊष्माक्षेपी में आप लिख दो C + O2 CO2, या फिर H2 CaO + H2O। संयोजन अभिक्रिया हो गई, CaOH का होल ट्वाइस एनर्जी निकलेगी। ये के बिना बुझा हुआ चूना वाली भी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो एक पदार्थ में से, एक अणु में से दो परमाणु को अलग अलग करती है, दो अणुओं को अलग अलग करती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो अणुओं में या परमाणु में विखंडित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे कि H2O it gives H2 plus O2, 2H2O it gives H2 plus O2। किस नियम का ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है, नियम को परिभाषित करें। इसके लिए होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम यही है कि पहले तो अभिकारक और उत्पाद बैलेंस में होने चाहिए। उनके परमाणु और अणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। परमाणु भार बराबर होना चाहिए अभिकारक और उत्पाद का, ये नियम होता है। उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। तो ये तो ऐसी रिएक्शन तो बहुत है, जैसे कि बिना बुझा हुआ चूने वाली CaO + H2O it gives CaOH का होल ट्वाइस। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें कि पदार्थ के रंग में परिवर्तन आता है, रोटेट हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ये है सॉरी। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन CaO + H2O इट गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन Cu + SO4 इट गिव्स CuSO4। तो Fe + CuSO4, तो FeSO4 + Cu, रंग में परिवर्तन हो जाता है, भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। अगर वाटर में जाता है तो आयरन, कॉपर अगर पानी में जाता है तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। ये हमने प्रैक्टिकल में देखा था। तो Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, तो उसके पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाता है। विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता को रोकने के दो उपाय लिखो। विकृत गंधिता मैंने बताया था यहाँ, ये रहा। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ओके, उसे कहा जाता है विकृत गंधिता। ये था ये 5वां क्वेश्चन, विकृत गंधिता को रोकने के दो उपाय। तो विकृत गंधिता को रोकने के दो उपाय ये रहे। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का यूज़ करके हम विकृत गंधिता से बच सकते हैं, जिससे कि पदार्थों के, खाने पीने की चीज़ों के स्वाद और गंध में परिवर्तन ना हो। जैसे कि आलू के चिप्स का पैकेट आता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे उसकी गंध में बदलाव ना हो, वो ख़राब ना हो, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसलिए उसे कहते हैं, इसलिए आलू के चिप्स में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जिसमें एयर नहीं जा रही हो, उसमें खाद्य सामग्री रखकर विकृत गंधिता से बचाव किया जा सकता है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। ठीक है, ये हो गए विकृत गंधिता के। अगला क्वेश्चन है, संचारण के बढ़ावा देने वाली दो शर्तें लिखें। संचारण को बढ़ावा देने वाली, लोहे पर जंग लगना, हवा है, वायु है, नमी, आर्द्रता, हवा और पानी, ये जंग संचारण को बढ़ावा देने वाली दो शर्तें हैं। फेरस सल्फेट को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। उपरोक्त अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फेरस सल्फेट का शुष्क क्वथन नली में मैंने आपको बताया था, फेरस सल्फेट FeSO4 होता है। उसको शुष्क क्वथन नली में अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 +
Cu, तो CuSO4 प्लस Fe। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ये हो गए। जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या परिवर्तन होता है? जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये मैंने भी आपको रिएक्शन एक बताई थी। जिंक धातु में इसमें ZnSO4 होता है। ZnSO4 जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या परिवर्तन होता है? देखते हैं। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 प्लस Zn, ये रिएक्शन होगी। CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिंक धातु Zn, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर विस्थापित हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। ये विस्थापन वाली अभिक्रिया हो जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर बताइए। रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई है। जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, इट गिव्स Cu प्लस H2O। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी होती है और ऑक्सीजन की कमी भी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि भी होती है, हाइड्रोजन का ह्रास भी होता है। तो दोनों उपचयन अपचयन अभिक्रिया हो जाती है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि ये रही, जैसे मैंने ये बताई थी, CuO प्लस H2, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। तो उपचयन और अपचयन ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा की प्रेजेंस में Cu प्लस H2O, CuO प्लस H2, इट गिव्स Cu प्लस H2O। यह है उपचयन और अपचयन ऊष्मा। तो ये आपके इतने क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए हैं। कितने? 10 क्वेश्चन वो छोटे वाले, ये लघुत्तरीय वाले 8 क्वेश्चन, और ये बड़ा वाला भी एक लघुत्तरीय प्रश्न का थर्ड पे पहुंच गया 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया पता चल गई। CuO प्लस H2 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझना। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि, और इसका उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, CuO प्लस H2, इट गिव्स Cu प्लस H2O। ठीक है। और इसका रीज़न, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, दोनों हो रही है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया है। उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं, जिससे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसलिए मैंने दोबारा बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 नंबर का है, उसको याद कर लीजिए। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर एकत्रित गैस का नाम बताइए। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर कौन सी गैस होगी? वाटर में तो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो एक पे कैथोड पे ऑक्सीजन और एनोड पे हाइड्रोजन। सिंपल। एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? ये तो रासायनिक अभिक्रिया पे डिपेंड करता है कि एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों होती है। जैसी अभिक्रिया वैसा ही गैस की मात्रा होगी। इस रासायनिक अभिक्रिया में CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, इस उपचयित पदार्थ का नाम लिखें। उपचयित कौन सा होगा? जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, ये होगा उपचयित। देखो बताते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित कौन से हो रहे हैं, देखिए। ये रहा। तो उपचयन हो रहा है H2 का, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, H2 का उपचयन हो रहा है। और अपचयन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? ये हम इस क्वेश्चन पे थे। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो उपचयित पदार्थ का नाम हो जाएगा इसमें H2, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसमें उपचयित हो रही है। H2O में परिवर्तन हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयित पदार्थ का नाम हाइड्रोजन गैस है, H2। अपचयित पदार्थ का नाम लिखें तो कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। CuO, ये अपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो रही है। ठीक है। ऑक्सीकारक एजेंट का नाम बताइए। ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा होगा? तो ऑक्सीकारक एजेंट होगा इसमें, ये देखिए, ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा होगा? ऊष्मा। ऑक्सीकारक एजेंट हो जाएगा ऊष्मा। ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए हैं आज। आपको समझ में आए हों तो प्लीज़ बताइएगा, और ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी अगली क्लास में।
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन है। कारण लिखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। ये ऑक्सीजन के बाहर की हवा के प्रेजेंस में ऐसा हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड है AgCl2, ये बाहर वायु के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, CO2 मिलेगा, तो ये धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लाल भूरे रंग का कॉपर चूर्ण गर्म करने का पश्चात काले रंग का हो जाता है। तो इसका रीजन भी यही है, संक्षारण होना, वायु, नमी, जल, इसके प्रेजेंस में सभी धातुओं में परिवर्तन हो जाते हैं, रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये चेंज हो जाते हैं। तो वही उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हो जाती है, इसके कारण कलर चेंज हो जाता है। यौगिक X वियोजित होकर Y तथा CO2 बनाता है। यौगिक Y का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। X तथा Y का नाम तथा सूत्र लिखिए। ये आगे आएगा, आपके आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले चैप्टर में बताऊंगी कैसे होता है सीमेंट में निर्माण के लिए। X तथा Y का नाम तथा सूत्र लिखिए। उपरोक्त अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखो। एक धातु का लवण MX, ये क्वेश्चन है, ये आगे आएगा सीमेंट के निर्माण के बारे में, वो मैं बताऊंगी। मुकेश के घर पर सफ़ेदी का काम चल रहा है। मुकेश ने देखा कि पेंटर ने सफ़ेदी का पानी से भरा ड्रम में उड़ेला। मुकेश ने ड्रम को छुआ और पाया कि ड्रम बहुत गर्म है। उपरोक्त अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। तो ये तो सिंपल वही है जो मैंने आपको बताई थी, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O पानी मिलाया, CaO बिना बुझा चूना होता है, प्लस H2O वाटर, CaOH का होल ट्वाइस बिना बुझा चूना बन जाता है। ड्रम गर्म क्यों हुआ? क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए ड्रम गर्म हो जाता है। बिना बुझा चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी मिलाएंगे प्लस H2O, इट गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, इसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये गर्म हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। CaCO3 CaO प्लस CO2, इसमें विखंडन हो रहा है, तो ये हो गई विखंडन अभिक्रिया। अपघटन की अभिक्रिया, C2Ca प्लस O2 2CaO, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। Pb प्लस COCl2 PbCl2 प्लस Cu, ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये हो गई विखंडन अभिक्रिया, जो एक पदार्थ को अलग अलग खंडों में विभाजित कर रही है, इसलिए विखंडन अभिक्रिया। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaCl2 प्लस 2NaCl, ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मैंने ये सारे आपको बता दिए। ये वाली रिएक्शन है CaCO3 प्लस CaCO प्लस CO2, ये है विखंडन अभिक्रिया, ये है संयोजन अभिक्रिया, ये है विस्थापन अभिक्रिया, और ये है विखंडन अभिक्रिया, और ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, निम्न के समीकरणों को संतुलित करो। अब इनको संतुलित करना, H2 प्लस O2 H2O 2H2O लग जाएगा, बस 2 लगा दो, 2H2O। MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, तो MnO2 प्लस 2HCl लिख दो, तो ये संतुलित हो जाएगा। PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस PbO प्लस NO2 प्लस O2, तो 3 यहाँ लगा दो, 3 आ जाएगा NO2 के आगे, 3 NO PbO प्लस 3 NO2 प्लस O2, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3, ये संतुलित है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3 CaNO3 का प्लस H2O, इट गिव्स, ये सही है, बैलेंस है। और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताए हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी अच्छे से, और भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगी।